नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें देख करके मुझे एक कविता याद आ गई। कविता है कि मुंबई चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई हैं, मेरठ कानपुर पटना में भारी धूम मचाई है, जबलपुर कोल्हापुर में भी हलचल उकसानी है, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। ओह माय गॉड डॉक्टर साहब आप तो जान ही नहीं लेंगे, मैं सही बता रही हूँ। इतना अच्छा वेलकम मेरा आज तक कभी किसी ने नहीं किया। पता नहीं किसकी तरीके से लोग मुझे बोल रहे हैं, लेकिन अमेजिंग डॉक्टर साहब, आप तो जान लेके रहेंगे, मैं बता रही हूँ। तो अब तो आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ कंगना रनौत है और ये कोई तारुफ की कोई मोहताज नहीं है, आजकल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है। हम क्या बताएं आपको सर, जो वो बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब, हमारी फिल्म में भी एक डॉक्टर साहब थे और मेरे सामने भी डॉक्टर साहब है। तो डॉक्टर साहब, हम थोड़े से आर्टिस्ट क्या हुए, वो तो बच्चलन हो गए। नाम अपने आप को संजय कहते हैं, पर मुझे लगा थोड़ी दिन बाद वो गंजे हो चले। नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि आपको ये डर नहीं लगता है कि आप इस तरीके से एक शिवसेना के एक एमपी से आपने पंगा ले लिया, इस तरीके से आपने ट्विटर पे हमला कर दिया, तो ये आपको अब डर नहीं लग रहा है? आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं अपने घर छोड़ के निकली थी, मैं तब भी इसी तरीके की थी, मैं आज भी इसी तरीके की हूँ। और जिसने मणिकर्णिका कर ली हो ना, जिसने अपने बाणों से सामने वाले की छाती भेद दी हो, तो उसको किस बात का डर लगना। और एक बात और देखिए, जो आदमी सच्चा होता है ना, वो कभी किसी से नहीं डरता। अब मैं क्या बोलूँ, टॉलरेट नहीं कर सकती। तो ये 9 तारीख को आप वाकई जा रही है मुंबई? बिल्कुल जा रही हूँ मैं, तो चैलेंज करा है उस आदमी को। उसने, आप देखिए डॉक्टर साहब, बात करने की तमीज़ होती है। मतलब अदरक भी ना देख देख के बढ़ती है, इधर बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है। ये आदमी सीधा बढ़ रहा है, ये कुछ अजीब ही आदमी है। और ये मेरी तरफ ही बढ़े जा रहा है। मुझे हराम खोर बोल रहा है ये आदमी, हराम खोर। मतलब ये कोई लैंग्वेज है बात करने की। और उसके बाद फिर मुझे बोलना पड़ रहा है कि भाई मुंबई किसी के पिताजी की जागीर नहीं है, मुंबई उन लोगों की है जो मुंबई में काम करते हैं। और मैं ये बात प्रूफ करने के लिए 9 तारीख को तुम्हारे सामने आऊँगी। और तुम्हें या तुम्हारी पार्टी में अगर हिम्मत हो, मिस्टर संजय अभी भी इनके थ्रू सुन लो, अगर तुम में हिम्मत हो, अगर तुम कायर नहीं हो, अगर तुम दुष्ट नहीं हो, अगर तुम पापी नहीं हो, अगर तुम मतलब अपने आप को समझते हो ना मैं बड़ा स्टड हूँ, तो आजा भाई, देख ले मैदान में। तू कहता ना जबड़ा तोड़ूंगा, देख किसका जबड़ा टूटता है। बड़ा कॉन्फिडेंस आपको आ गया है। ये अमित शाह जी को भी आपने धन्यवाद दिया कि उन्होंने वॉइस सिक्योरिटी आपके लिए मुहैया करा दी है। डॉक्टर साहब, मैंने तो उनको बोला वाई यू आर गिविंग मी दिस सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, वाई मतलब वाई सिक्योरिटी क्यों? और इसने वाई दे दिया, इसलिए वाई दे दिया। आप देखिए, मैंने उनको बोला कि आपकी जो ये बेटी है ना, ये अकेली 100 पे नहीं, 1000 पे नहीं, करोड़ों पे भारी है, आपको कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने बोला नहीं, आपको ये सिक्योरिटी मिलेगी। तो हम 22 लोग हैं। 22 नहीं होते आप, 11 लोग ही मिलेंगे आपको कमांडो। देखिए, 11 कमांडोज हैं और मैं अकेली खुद 11 के बराबर। अब आप तो समझेंगे ना, 22 हो गए। अब लड़के दिखाए मुझे, अब कह के दिखाए एयरपोर्ट पे कि हराम खोर, कह के बताए। मेरे ना डॉक्टर साहब अंदर, दिल के अंदर आर पार हो गई। लोग ये कह रहे हैं कि आप सुशांत के मुद्दे को उठा करके आप अपने पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में जुटे हुए हैं, अपनी जो दुश्मनी है उसको निकाल रही हैं। ऐसा नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, आज खान्स का कोई भी हीरो हिट नहीं हो रहा है। शाहरुख 55, आमिर 60, सलमान वही 55-60 के बीच में। अभी तो ये यंग एज ये है। इनकी यंग एज है, लेकिन आप मुझे बताइए, इनके यहाँ से आज जितने ये जो लड़के हैं, इनका कोई रिश्तेदार नहीं है ना। ये नए करण जौहर के, मतलब जो अपना उसके रिश्तेदार नहीं है। मतलब आप देखिए, आयुष्मान खुराना, क्या ऐसे से क्या आपने? मैंने इसलिए किया कि वो जो बंदा है वो दोनों टॉयलेट यूज़ कर लेता है जब वो होटल जाता है ना, लेडीज़ वाला भी जेंट्स वाला भी। आप देखिए, हंसते वक्त ऐसे कर लेगा, यूँ कर लेगा, यूँ कर लेगा। क्या है भाई, व्हाट इज दिस? या तो एक तरफ रहे, तो लेडीज़ में रहे या जेंट्स में रहे। अब तेरे को बीच में रहना है तो इसका मतलब तो बीच में ही रहेगा। और वो बीच, अब मैं क्या बोलूँ, छोड़िए रहने। ये पर्सनल बातें उनकी, वो आप उनके ड्रग्स के बारे में आप बता रही थी। मैं क्यों ना बताऊं, मैं क्यों ना बोलूं। आप मुझे एक बात बताइए, जब एक आदमी को आप ड्रग्स दे करके ऊपर पहुंचा देते हैं, तो क्या गारंटी है कि कल को इनके जितने भी
जो लोग हैं, और इसका सबसे बड़ा जो सरगना है वो है महेश भट्ट। महेश भट्ट जी, वो क्यों? आप देखिए, एक आदमी, कोई आदमी अपने बच्ची के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा? वो वही बोल सकता है जो ड्रग्स लेता है। वो बोलता है कि अगर मेरी बेटी ना होती तो मुझसे शादी कर लेता। आई मीन दिस इज डिसगस्टिंग। ये कैसी बातें कर रहा है तो ये ड्रग्स लिए हुए थे उसमें? मेरे को तो हमेशा ये ड्रग्स लिए हुए ही लगते हैं, वरना नॉर्मली आप बैठे, नॉर्मली मैं बैठी, ये आदमी हाथ को यूं करके कब बैठता ही नहीं। ये ऐसे कौन बैठता है मुझे बताइए। अच्छा, ये बताइए, आपने एक खुलासा किया और उसके बारे में ज़रा डिटेल में बताइएगा जी। कि आप भी इस तरह की पार्टीज में जाती थी जब आपके उनके साथ रिश्ते थे, तो आप ए लिस्टर ग्रुप में मिल गई थी, तो वहाँ पार्टियों में क्या होता था? जब मैं वहाँ पार्टीज में गई तो मैंने देखा कि ये इनकी जो पूरी लॉबी है, चाहे वो आंका मांका हो, चाहे वो भट्ट हो, चाहे वो हट हो या कोई भी हो, सब ने अपनी अपनी लाइनें बनाई हुई हैं। वो जो नमक की सी लाइनें बनती थी, पहले मुझे समझ में नहीं आया ये कर क्या रहे हैं भाई, अपने खीरा पे डालें, अपने सैलेड पे डालें और खा लें, लेकिन वो यूं करके ओह माय गॉड। यूं करते थे। अब मुझे तो समझ में नहीं आया, मैं देखिए पहाड़ों की लड़की, मेरे को नहीं समझ में आ रहा ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। मुझे अपने काम से काम रखना था, मैं अपने काम से काम रखती थी, लेकिन जब मुझे ऑफर हुई वो चीज़ें, मुझे लगा नमक है, मैंने चाट लिया। आप यकीन मानिए डॉक्टर साहब, 1 हफ्ते तक मैं घर में पड़ी रही। ये बताइए कि आप हर बार जब भी आप कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, आप सीधे क्रिस के पास क्यों पहुंच जाती हैं? मैं क्या करूं? मैंने उसको 3-4 बार बोला कि पहले तो खुद ही मेरे पीछे पड़ गया था। मैंने कहा भाई इससे बचो पहले, तो मैं उससे बची हूँ। मैं अगर विग उतार दूँ, मैं सही बोल रही हूँ, उससे अच्छी तो मैं एक्टिंग करूँ, आपके सामने करके बता दी हूँ, आई दिस इज मी विद रोशन और आप मुझे देख रहे हैं यहाँ आलू स्टॉक पे। यही कहते हैं ना। तो आप तो खैर आप टैलेंटेड तो हैं, लेकिन बस ये इन्होंने भी तो बहुत सारी हिट फिल्म्स दी हैं। देखिए एक बात बताओ, अगर हमारे भी दादा परदादा दाजी महादाजी होते ना और हमारे पास भी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज होती तो हम भी अपनी फिल्में बना लेते खुद ही। लेकिन हमने क्या करा, हमने तो गड्ढा भी खुद ही खोदा, पानी भी खुद ही निकाला, कुआं भी खुद ही बनाया और उसके बाद कुएं को ढक कर रखा ताकि उसमें मच्छर वच्छर ना गिरे। इनको क्या करना है, इन्होंने तो अपना वो अंगूठा कटवाया इसलिए नहीं कि वो लाइनें प्रॉपरली बनवाते हैं और फिर वो ही लेके और अपना मस्त हो जाते हैं। और लेने के बाद फिर ये मेरे कभी अपार्टमेंट के नीचे आ जाता था, कभी कहीं पे मुझे बुलाता था कि यहाँ पे आ जाओ और मुझे धमकियाँ देता था। मेरे बर्थडे पे आकर के केक काट के वहीं लोटम लोटी मचा रहा है, नीचे डांस कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं क्या करूँ आप बताइए, बीइंग ए वुमेन। मैंने बहुत अपने आप को चुप रखा, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई कि चाहे आप चुप रहोगे तो भी सुशांत जैसा हाल हो सकता है आपका, और अगर आप बोलोगे, दबंग हो, अगर आप में करेज है तो आप बोलो और तो पंगले जैसा हालत हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आप जब वहाँ पहुँचेंगे, अगर सारे लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे बॉलीवुड में, आप काम कैसे कीजिएगा? तो ये लोग सोचते हैं कि बस इन्हीं के चारों तरफ घूमने से या जिसे बोलो ना चाटने से अगर काम आएगा तो सभी इनकी चाटने लग जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। सुशांत ने नहीं चाटी, राजकुमार राव नहीं चाटता, आयुष्मान खुराना नहीं चाटता, ये सब नहीं चाट रहे ना और काम कर रहे। आज मेरे तो फादर ऐसे मतलब कोई फिल्म इंडस्ट्रिस्ट है नहीं कि जो कहते हैं कि भाई मैं अपने बेटे को लॉन्च कर रहा हूँ। मेरे को तो उनसे भी लड़ करके यहाँ पे आना पड़ता। मेरी लाइफ में संघर्ष भरा पाया सर, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, डे 1। मैं ये बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर मेरी लाइफ में संघर्ष है ना, मुझे सबको बताना पड़ रहा है, घर जा करके बताना पड़ेगा कि आई एम दी बेस्ट, आई एम दी बेस्ट, आई एम दी बेस्ट, तो मैं बताऊंगी। मेरे पास थोड़ी कोई ऐसा भट्ट है कि जो बोले कि नहीं मेरी बेटी आलिया भट्ट, इसको काम दे दो, नहीं मेरी बेटी है पूजा भट्ट, इसको काम दे दो, नहीं फलाना मेरी बेटी है, फलाना मेरी ये, फलाना मेरी वो है, सेक्रेटरी है। अब उनकी कैसे कैसी चीज़ें वो कंप्रोमाइज़ करवाते हैं मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने बिना इन सब चीज़ों के यहाँ तक में आई हूँ। आपको नसरुद्दीन साहब ने कहा कि भाई हाफ लिटरेट है, स्टारलेट है, उसे कुछ पता ठिकाना नहीं है, उनकी बातों को ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए। देखिए एक आदमी ऐसा तब बोल रहा है जब खुद का जो लड़का ना वो लंगूर जैसा है। मेरे को तो लगता है उसने ओवरडोज कर लिया तभी वो कुछ अजीब सा ही हो गया है। वो काफ़ी रिस्पेक्टेड है। नहीं वो खुद रिस्पेक्टेड है, लेकिन उनका जो बेटा है, अगर आज वो बेटा इनका गलती से कहीं अच्छी जगह स्टैब्लिश हो जाता ना एज ए स्टार या समथिंग लाइक दैट, तो वो और ज़्यादा मतलब उनका फन जो है ना वो और आपको देखने को मिलता। अभी तो एक ही फन देखा आपने उनका एक्टिंग का, उनमें बहुत सारे फन के अंदर बहुत सारा जहर भाव पड़ा, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन ये तो नसरुद्दीन साहब हुए, जावेद साहब के भी परिवार के लोगों ने आपके खिलाफ जो है वो एक ऐलान जंग कर दिया है। उनकी बेटियां जो है आपके खिलाफ जो है मुहिम चला रही हैं।
जावेद अख्तर ने शुरू में मुझे बहुत बुलाया कि भाई आप आओ, मैं आपको काम दिलवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, फलाना ढिमाका। पहले तो इतना थूकता है कि मेरे मुंह पे दाने हो गए। मैंने कहा भाई जावेद साहब आप दूर से बात करा करें, पास मत आया करें। और मतलब शबाना जी भी यही कह रही थी कि भाई मैं इसको आदमी को मुँह नहीं लगाती क्योंकि ये वही थूकता बहुत है, इसको दूर कर दिया। तो जब आपको अपने ही दूर कर देते हैं तो आप मेरे को कैसे टॉलरेट करेंगे? तो फिल्म बनाते नहीं, फिर क्यों बुलाए थे आपको? सर कॉन्टैक्ट्स, इतने सालों के कॉन्टैक्ट्स कि अगर आप मुझे इस फिल्म में लिखने का मौका देंगे, मैं आपके गाने फ्री में लिख दूंगा, आप मेरे बेटे फलान को पिक्चर दे दें। अब मेरे फादर तो लिखते नहीं कि वो लिख दें और मेरे को कोई फिल्म दे दें, वो इस तरीके से बार्टर डील चलती रहती है सर। अब ये स्वरा भास्कर भी आपके खिलाफ चली गई, आपने उन्हें क्यों कहा कि वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है? आप मुझे बताइए, जिस औरत को यही नहीं पता हो कि एक गैंग चल रहा है दिल्ली में, टुकड़े टुकड़े गैंग, जिसका ये पूरा हिस्सा है, चाहे वो आमिर हो गए, चाहे नसीर हो गए, चाहे जावेद साहब हो गए, चाहे ये सभी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग सारे अच्छा। ये सारे के सारे जो हैं, देखिए या तो ये ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं या फिर वो इसी तरीके के जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं ना, ये इनके बने हुए हैं। तो स्वरा भास्कर के खिलाफ आपको बोलने की क्या जरूरत पड़ी? वो ये इसलिए बोलने की जरूरत पड़ी, शी इज़ जस्ट लाइक अ प्यादा ऑफ ऑल दीज, यू नो, जितने भी ये सांप है ना, इन सब की प्यादा है वो। एक फीमेल ग्लैमर चाहिए ना, उस पर काम वैसे ही नहीं होता है, तो उसको उन्होंने आगे कर रखा है। जहाँ पे भी किसी फीमेल को भेजना होता है इंटॉलरेंस पे बोलने के लिए, उसको भेज देते हैं, आगे कर देते हैं, और इससे ज़्यादा उसके पास ना तो काम था, ना है, ना रहेगा। लेकिन आप ये बताइए कि संजय राउत को देख के आपको कैसा फील होता है? लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली डॉक्टर साहब, देखिए क्या होता है, एक बार ना एक शेर तालाब में होता है, तो मुझे तो वो जो शेरनी तो मैं ही हूँ, और वो समझ लीजिए मेरा हस्बैंड है, वो अंदर तालाब में नहा रहा है। एक चूहा आता है संजय राउत नाम का, वो से बोलते हैं बाहर निकल बाहर निकल। वो बोलते क्यों? तो बाहर तो निकल। जब वो बाहर निकलता है तो बोलते हैं वापस अंदर चला जाओ। बोलते क्या हुआ भाई, क्या हुआ, ये क्या था? कहते नहीं, मैं देखना चाहता था कि तुमने मेरा अंडरवेयर तो नहीं पहना। तो इस तरीके का चूहा है ये आदमी। अभी ये बोल रहा है कि तुम आओ 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 आओ। अब जब मैं आ जाऊंगी ना, और गलती से अगर इसकी पार्टी ने इसके पीछे हाथ हटा लिया ना, तो मैं बता दूं वो वाइस सिक्योरिटी जो मेरे लिए ना, वो इसके लिए लग जाएगी पूरी की पूरी। क्यों? क्योंकि ना हमें बोलने की तमीज़ है, ना औरतों की इज्जत करनी हमें आती है। इंटॉलरेंस के नाम पे हम दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और सिर्फ शिवाजी के नाम पे और इस पार्टी के नाम पे हम चल रहे हैं। न शक्ल न अकल, अब मैं क्या बोलूँ, इससे शब्द ही नहीं है, ना मुझे बोलने आता। लेकिन ये जो संजय राउत ने जो गाली गलौज की जो भाषा का इस्तेमाल किया, आपके साथ कोई नहीं खड़ा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि आप मुंबई इसलिए जा रही हैं कि आप जावेद साहब से, उनके परिवार से माफ़ी मांग लेंगी। बहुत डिस्गस्टिंग। माय गॉड, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले तो मुझे एक बात बताइए, मुंबई इज़ माय फर्स्ट होम। मैं माफ़ी क्यों मांगूंगी? अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं किसी के पैर छू के भी माफ़ी मांग सकती हूँ, और अगर नहीं किया तो मैं वही पैर उठा करके ना उसको ऊपर के नज़ारे भी दिखा सकती हूँ, और वो संजय के साथ मैं कर दूँगी, और वो करने जा रही हूँ। एंड आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिसने मुझे बोला है कि हरामखोर, मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूँगा और समथिंग लाइक दैट, अगर तुम्हारे बम में दम है ना, तो आओ और एक बार आजमा लो। मैं आ रही हूँ 9 तारीख को, तैयार रहना। आप बिल्कुल जाइए मुंबई, पूरा देश आपके साथ है, और सारे लोगों को इंतज़ार भी रहेगा कि आप किस तरह से कब मुंबई एयरपोर्ट उतरती हैं और संजय राउत वो क्या करते हैं। लूज टॉक में आप आई, आपने अपने विचार रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आपके इस लूज टॉक के बाद बहुत सारे लोगों को लूज मोशन लगने वाले हैं। आई मस्ट टेल यू कि आपके इस लूज टॉक के बाद ना, ये सब अपने अपने वॉशरूम्स में पाए जाएंगे, और जब मैं वहाँ उतरूँगी, क्या बोलते हैं, मुंबई, तो आप देखिएगा इनकी हालत क्या होती है। एंड आई वॉन्ट टू विश यू एंड योर कैपिटल TV अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए, और मुझे बुलाते रहिए, और मैं आती रहूँगी आपके पास। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।